हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक पांचाल और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक पांचाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सरकार के तीसरे अंग यानी न्यायपालिका के बारे में। इससे पहले की जो दो वीडियो आई है हमारी, उसमें सरकार के दोनों अंगों यानी विधायिका और कार्यपालिका के बारे में समझाया है। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल में जाए और उन दोनों वीडियो को देखें और अच्छे से समझे। दोस्तों, अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो अगर हमारे लोकल लैंग्वेज में देखें तो हम बोलते हैं न्यायपालिका को अदालत। और आप अदालत से समझते हैं भाई, अदालत का काम होता है कि भाई न्याय दिलाना जैसे ही। और अदालत को राजनीति की भाषा में बोलते हैं न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का अर्थ होता है कि न्याय दिलाने वाली संस्था। तो हम न्यायपालिका का परिचय पढ़ते हैं पहला। तो यह एक स्वतंत्र संस्था है, यानी जो न्यायपालिका है एक स्वतंत्र संस्था है, इस पर किसी का भी दबाव नहीं है। न्यायपालिका शासन का तीसरा अंग है जो देश में शासन चलाया जाता है और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा चलाया जाता है। जो न्यायपालिका है शासन का तीसरा अंग है। यह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उनकी रक्षा करने के लिए भी न्यायपालिका है। न्यायपालिका यह निर्धारित करती है कि लोकतंत्र के शासन पर किसी एक व्यक्ति या समुच्चय में तानाशाही ना चले। मतलब न्यायपालिका यह निर्धारित करती है कि अगर देश में लोकतंत्र का शासन चल रहा है यानी जनता का शासन चल रहा है तो किसी एक व्यक्ति पर तानाशाही ना हो और या फिर समूह पर भी तानाशाही ना हो। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, भाई हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तो उसकी क्यों जरूरत है हमें? इसका पहला पॉइंट है, स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जिससे विधायिका और कार्यपालिका दोनों न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचाएगी। यानी अगर न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तो सरकार के दोनों अंग विधायिका और कार्यपालिका, यह न्यायपालिका जो कार्य करेगी उसमें अपने बाधा ना पहुंचाएगी। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के फैसलों में हस्तक्षेप ना करें। जो सरकार के अन्य अंग यानी सरकार के दो और अंग विधायिका और कार्यपालिका, ये दोनों अंग न्यायपालिका के द्वारा लिए गए फैसलों में कोई हस्तक्षेप ना करेंगे, जिससे वो बिना किसी डर के भेदभाव से काम करें। अगर ये दोनों अपने टांग बीच में नहीं अड़ाएंगे तो न्यायपालिका बिना किसी डर के अपना काम स्वयं करेगी। अब हम जानते हैं कि भाई अदालत में वो होते हैं न्यायाधीश। अब हम ये पढ़ेंगे कि भाई न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है या फिर कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है, उसकी जो न्यायाधीश रहेगा उसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। और न्यायाधीश राष्ट्रपति के सामने ही शपथ लेता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है यानी सबसे बड़ा वकील है, जो राष्ट्रपति के सामने ही शपथ लेता है। जबकि अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेते हैं। लेकिन जो अन्य न्यायाधीश रहेंगे वह जो मुख्य न्यायाधीश है यानी जो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है उसके सामने शपथ लेते हैं। अब दोस्तों, हमने पढ़ लिया कि भाई न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। अब हम पढ़ेंगे न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। यानी अगर कोई न्यायाधीश गलत काम कर रहा है और वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उसे अपने पद से कैसे हटाया जाता है। इन्हें महाभियोग प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होता है उसे महाभियोग प्रक्रिया होती है, उसके तहत हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया बहुत कठोर होती है। जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, इनके जजों को हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। कदाचार या अयोग्यता की स्थिति में हटाया जाए। अगर वह अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं कर रहा है, अयोग्यता का पालन कर रहा है, तो उसे हटाया जा सकता है। जज के खिलाफ आरोप को संसद में खास मंजूरी जरूरी है। जो जज के खिलाफ विरोध में आरोप लगेगा उसकी संसद में खास मंजूरी जरूरी होनी चाहिए। जब तक संसद के सदस्यों में सहमति न हो तब तक जज को हटाया नहीं जा सकता। यानी अगर जब तक संसद के सदस्यों में सहमति नहीं होगी तो किसी भी जज को नहीं हटाया जा सकता। अब तक एक मौका आया है जब किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव आया है। एक मौका तो आया है भाई जिसमें किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव आया है, लेकिन या फिर पर संसद के कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जो उसमें संसद के जो सदस्य थे उनका बहुमत नहीं मिला कि भाई इसको हटाया जाए।
अब हम पढ़ेंगे न्यायपालिका की संरचना, यानी न्यायपालिका की संरचना कैसी है। तो न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। जो न्यायपालिका है उसकी संरचना है पिरामिड की तरह ऐसे। जो सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, जो सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, जो है हमारे दिल्ली में, यह है सर्वोच्च न्यायालय। और उसके नीचे आते फिर हाई कोर्ट, जो है जोधपुर में भी है और जयपुर में भी इसकी पीठ है। और तीसरी जाती है जिला न्यायालय, यानी जो भी अगर हम कोटा जिले में रहते हैं हम, तो हमारे जिला न्यायालय है कोटा में भी। और इसके नीचे भी आती है अधीनस्थ न्यायालय। यह है पिरामिड की संरचना, जो कि यह है न्यायपालिका की संरचना, जो कि एक पिरामिड की तरह है। अब हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंतर। तो भाई इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय फैसले लेगी, इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होंगे। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। अगर उच्च न्यायालय से नीचे वाले अदालत जैसे अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय, जो इनके जो फैसले रहेंगे उस पर अपील की सुनवाई कर सकता है। यह हाईकोर्ट के जज का तबादला कर सकता है। जो हाईकोर्ट के जज है उनका, यानी उच्च न्यायालय के जज का ट्रांसफर कर सकता है। मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए रिट जारी कर सकता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए कौन रिट जारी करता है। तो रिट जारी करता है उच्च न्यायालय। या किसी अदालत के मुकदमे को अपने पास मंगा सकता है। जो ये किसी भी अदालत है इसके नीचे वाली, उनके फैसलों को अपने पास मंगा सकता है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। जो अपने राज्य में जो राज्य के क्षेत्राधिकार में मुकदमे आएंगे उनका निपटारा कर सकता है। अपने नीचे की अदालत पर नियंत्रण रखता है। जो हाई कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर भी नज़र रखता है या नियंत्रण रखता है। अब हम पढ़ेंगे जिला अदालत, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिले के दायरे व मुकदमे पर सुनवाई, जो अपने ज़िले में होते हैं भाई, अलग अलग ज़िले में अलग अलग मुकदमे होते हैं, उनकी सुनवाई करता है। निचली अदालत के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करना, गंभीर आपराधिक मामलों पर फैसला देना। अब हम पढ़ेंगे अधीनस्थ अदालत, जो फौजदारी और दीवानी मामले पर सुनवाई करता है। अब ये दोस्तों आपने फौजदारी और दीवानी मामलों के बारे में नहीं जानते तो ये देखते हैं हम। दीवानी मामले, इसमें संपत्ति क्रय विक्रय, लेन देन आदि मामले, मकान मालिक और किराएदार मामले, जो ये संपत्ति के अधिकार पे होते हैं, क्रय विक्रय के, लेन देन के, इनको बोलते हैं दीवानी मामले। और फौजदारी मामले होते हैं हत्या, बलात्कार, आपराधिक हत्या, डकैती, चोरी, धोखाधड़ी, मारपीट आदि। जो ये मामले रहते हैं इनको बोलते हैं हम फौजदारी मामले। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, यानी सर्वोच्च न्यायालय में कौन कौन से क्षेत्राधिकार आते हैं। इसका है पहला मौलिक अधिकार, दूसरा अपीली क्षेत्राधिकार, तीसरा रीट संबंधी क्षेत्राधिकार, चौथा सलाहकारी क्षेत्राधिकार। तो मौलिक अधिकार पढ़ेंगे हम। भाई यह मुकदमों की सुनवाई प्रत्येक सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमे में निचली अदालत की सुनवाई जरूरत नहीं है। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में मामले होंगे उनकी जांच या सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय के संग मामलों, विवादों या निरोधों को सुलझाया जाता है। केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों को हल करना सर्वोच्च न्यायालय का काम है। तो केंद्र और राज्य के मध्य जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने का काम है सर्वोच्च न्यायालय का। इसे मौलिक क्षेत्र अधिकार कहते हैं, जो इसे बोलते हैं मौलिक क्षेत्र अधिकार, क्योंकि इन मुद्दों पर सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है। इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये मुद्दे होंगे इन पर सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे रीट संबंधी क्षेत्राधिकार। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ऐसे में कोई रीट जारी करके व्यक्ति की सहायता करती है, जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय। अगर कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर यहाँ पर जाता है तो उसके जो उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ रीट जारी करके व्यक्ति की सहायता होती है। अब हम पढ़ेंगे अपीली क्षेत्राधिकार। अपील के लिए सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है। जो अपील होती है सबसे बड़ी अदालत है सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। जो उच्च न्यायालय है उनके फैसलों के खिलाफ अपील की जा सकती है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च व उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अपीली क्षेत्र का मतलब है कि पूरे मामलों में अदालत 2 बार विचार करेगी। जो अपीली क्षेत्र का मतलब है भाई पूरे मामलों में अदालत 2 बार विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालतों के फैसले गलत पाए जाने पर उसे गलत घोषित कर सकते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सलाहकारी क्षेत्राधिकार। इसमें राष्ट्रपति लोकहित संविधान के संबंधित मुद्दे पर, लेकिन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के विषय मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय को विषय मानने पर मजबूर नहीं कर सकता।
सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर अपने निर्णय या विधेयक में संशोधन कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पूरे देश में मान्य होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले होंगे पूरे देश में मान्य होंगे। सर्वोच्च न्यायालय सलाह लेने के बाद से होने वाले विवादों से बचा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे न्यायिक सक्रियता। जब सरकार के अंग कार्यपालिका विधायिका अपने कार्यों में ढीले बरते तो कोई काम नहीं करे तो न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी निभाती है। मतलब सरकार के दो अंग हैं, विधायिका और कार्यपालिका, जब अपने कार्य में ढीले बरते या काम नहीं करे तो ये है न्यायपालिका जो अपनी जिम्मेदारी निभाती है। न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका विधायिका के द्वारा पारित कानूनों पर तथा कार्यपालिका के द्वारा जारी संवेदना की जांच कर सकता है यदि यह संविधान के खिलाफ पाए जाते हैं। अगर विधायिका ने कोई ऐसा कानून बनाया है जो कार्यपालिका के द्वारा भी जारी हो गया है लेकिन वह संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका विधायिका के खिलाफ जांच करती है और विधायिका के खिलाफ वो संवेदना जारी कर सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।